नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से। हम क्रमशः राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में परिचर्चा कर रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित इससे पूर्व हमने प्रथम पाठ में शिक्षण का अर्थ जानने का प्रयास किया था। उस हेतु हमने एक परिभाषा को भी आधार रूप में स्वीकार किया था और शिक्षण के अर्थ को जाना था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आज हम शिक्षण के प्रकृति की विषय में चर्चा करेंगे। शिक्षण की प्रकृति शब्द सुनते ही सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि प्रकृति से तात्पर्य क्या है। तो प्रकृति या नेचर, इससे हमें शिक्षण है क्या यह समझने में सहायता मिलती है। प्रकृति से तात्पर्य आप यह भी ले सकते हैं कि शिक्षण का आखिर स्वरूप कैसा है, इसका कार्यक्षेत्र कैसा है, इसमें होता क्या है। इन सभी बिंदुओं को आधारित करके शिक्षण की प्रकृति इस के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकृति अर्थात यहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद भी नेचर किया गया है। नेचर का अर्थ ही है उसका स्वरूप कैसा है, कैसा वह दिखती है, कैसी कार्य करती है, क्या उसमें अन्य सभी संबंधता है। पहली प्रकृति है शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। मित्रों, जैसा कि हमने इससे पूर्व पहले पाठ में चर्चा किया था कि शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिकता शब्द का प्रयोग जहाँ भी होगा वहाँ पर औपचारिक रूप से दो लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसीलिए हमने शिक्षा और शिक्षण में अंतर करते हुए यह भी स्पष्ट किया था कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा के स्वरूप अलग अलग हैं। शिक्षा औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है और निरौपचारिक भी होती है। वहीं पर हमने शिक्षण शब्द के लिए स्पष्टतः यह कहा था कि शिक्षण शब्द का ग्रहण सिर्फ हम औपचारिक परिप्रेक्ष्य में ही करेंगे। औपचारिक शब्द का भी अर्थ अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में इसी को परिभाषित किया जा सकता है और कई बार लोग शिक्षण को अनौपचारिक भी कह देते हैं। लेकिन औपचारिक शब्द का प्रयोग करते ही हमेशा हम समझेंगे जहां पर कुछ औपचारिकता का होना अनिवार्य है उसी को औपचारिक करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अंतःक्रिया हमेशा दो लोगों के मध्य होती है। जब संकुचित अर्थ में अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया का अर्थ निकालेंगे तो एक कक्ष के अंदर होने वाली प्रक्रिया को अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कहते हैं। कक्ष में अध्यापक और छात्र इन दोनों की उपस्थिति हमेशा औपचारिक है और अनिवार्य है, तभी इन दोनों के बीच अंतःक्रिया हो सकती है। दूसरा, अगर इसका विस्तृत अर्थ लेंगे अंतःक्रिया का, तो अंतःक्रिया में अब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का युग आ रहा है, प्रविधि शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते जा रहा है, वैसे वैसे अंतःक्रिया का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया है। तो आज ऑनलाइन के माध्यम से भी अंतःक्रिया हो सकती है, इंटरनेट के उपयोग से भी अंतःक्रिया हो सकती है, फोन के माध्यम से भी अंतःक्रिया होती है, या अन्य किसी भी माध्यम से दो लोगों के बीच होने वाली परस्पर वार्तालाप को यहाँ अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से ग्रहण करेंगे। तो शिक्षण की एक प्रकृति क्या है कि यह शिक्षण की जो प्रकृति है अंतःक्रियात्मक होती है, अर्थात शिक्षण में हमेशा दो लोगों के मध्य परस्पर परिचर्चा होती रहती है। अगला बिंदु है शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। मित्रों, शिक्षण पहले शिक्षा या शिक्षण इन दोनों का ही अलग अलग स्वरूप था, अलग अलग उद्देश्य थे। क्यों इनके उद्देश्य अलग थे? क्योंकि समाज का उद्देश्य अलग था। पहले समाज का उद्देश्य था सा विद्या या विमुक्तये, मोक्ष प्राप्ति के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और उसी प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था थी। आज जो है शिक्षा पूर्णतः प्रोफेशनल एजुकेशन को आपको पता ही होगा, सभी लोग वरीयता देते हैं। आज 10वीं 12वीं पास होते ही छात्रों के समक्ष एक टारगेट रखा जाता है, वो चाहे उनके अभिभावक रखें या स्वयं उन छात्रों का अपना एक
मोटो होता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, वो अपना गोल पहले से निर्धारित करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी के अनुरूप वो आगे बढ़ते हैं। तो पहले उनकी व्यावसायिकता तय होती है कि वो भविष्य में इस कौन सी शिक्षा प्राप्त करें, इससे पहले वो यह निर्धारित करते हैं कि उनको भविष्य में करना क्या है। और फिर जिस प्रकार का वो जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, चाहे वह एक डॉक्टर के रूप में जीवन व्यतीत करना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग शिक्षण पद्धति, एक इंजीनियर के रूप में जीवन व्यतीत करना चाह रहे हो उसके लिए अलग शिक्षण पद्धति, एक लेखक के रूप में जीवन व्यतीत करना चाह रहे हो उसके लिए अलग पद्धति। तो इसी प्रकार से हर एक व्यवसाय के अनुरूप शिक्षण की प्रक्रिया भी अलग अलग है। अतः शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया अर्थात व्यवसायोन्मुख प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जो बनना चाहेगा तदनुकूल ज्ञान, तदनुकूल अवबोध, तदनुकूल कौशल प्रदान करके यह शिक्षण उसको उसी योग्य बनाने में समर्थ है। इसलिए शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। अगला बिंदु है शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया। सोद्देश्य तात्पर्य उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। हर एक शिक्षण का कोई न कोई उद्देश्य होता है। अध्यापक जब कक्षा में किसी बिंदु को अध्यापित करने के लिए आता है, पढ़ाने के लिए आता है, तो सबसे पहले वह उस पाठ्य को पढ़ाने के लिए कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करता है और यह देखता है कि उसके पढ़ाने के बाद छात्रों का अधिगम हुआ या नहीं, अर्थात अध्यापक के द्वारा पूर्व में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। यदि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तब तो अध्यापक का शिक्षण सफल है, अन्यथा अध्यापक को फिर से अपनी शिक्षण विषय पर, शिक्षण पद्धति में फिर या संप्रेषण पद्धति में कहीं न कहीं फिर से उसको सुधार करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए शिक्षण का हमेशा कोई न कोई उद्देश्य है। जिस स्तर पर अध्यापन कराया जा रहा है उस स्तर के अनुरूप यह उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक कक्षा में बच्चों को कविता पाठ करना है, तो प्राथमिक में पहली दूसरी कक्षाओं में अध्यापक का उद्देश्य मात्र इतना होगा कि छात्र लयबद्ध रूप से इन शब्दों को बोलना सीख जाए। लेकिन इसी कविता का अध्यापन यदि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर कराना है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि इस कविता में निहित वाक्यांशों को या भावांशों को वो समझ सके, समझ करके उसे अभिव्यक्त कर सके। तो इस प्रकार से शिक्षण का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण स्तर पर अलग अलग होता है। अगला बिंदु है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। मित्रों, विकास से तात्पर्य यह होता है जिसमें गुणात्मकता और परिमाणात्मकता दोनों निहित हों, उसको विकास कहते हैं। अभिवृद्धि और विकास इन दोनों में फर्क है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभिवृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि होती है। एक पौधा या एक व्यक्ति 3 फीट का है वो 4 फीट का हो जाएगा, ये मात्रात्मक है, माप रहे हैं, इसलिए यह अभिवृद्धि है। विकास का जहाँ चर्चा करेंगे तो वहाँ गुणों को भी लिया जाएगा, अर्थात एक पौधा 3 से 4 फीट का हो गया और वह अब स्वतः बिना किसी सहारे के खड़े होने में सामर्थ्य है। एक व्यक्ति 3 से 4 फीट का हो गया तो उसका बुद्धि भी इतना विकसित हुआ कि बातों को समझ पा रहा है, वो कुछ वजन उठा पा रहा है। तो इस प्रकार से विकास में हमेशा उसकी मात्रा और गुण दोनों का सन्निवेश है। तो शिक्षण यहाँ पर एक विकासात्मक प्रक्रिया। विकासात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है जितना कल था, अवबोध हमें जितना हुआ था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फिर से स्वाध्याय करते हैं, समाज को देखते हैं या प्रयोग करते हैं, प्रयोग अर्थात दैनिक व्यवहार में उसको प्रयोग में ले आते हैं, तो हमारे द्वारा पूर्व में जो निर्धारित किया गया अंश था उससे कुछ न कुछ अंतर हमें दिखाई देता है। उदाहरण के लिए एक और चीज देखिए, जब पहले दिन हम कक्षा में गए थे और 1 साल बाद उसी कक्षा में जाते हैं तो पहले दिन के जो अनुभव और अनुभूति थे, बाद के अनुभव और अनुभूति दोनों में फर्क है। पहले हम इसी शब्द को इसी 6ठी क्लास में जब हम किसी विषय को पढ़ते थे तो देखिए हमें जब वही किताब जब उस समय पढ़ते थे तो हमें कहीं न कहीं उसमें कठिनता लगती थी। आज हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वापस उसी 6ठी किताब को पढ़ें, 6ठी कक्षा की, तो हमें वो सरल लगेगा। तो कहीं न कहीं विषय वस्तु का केंद्र विस्तृत हुआ तो अवबोध में भी विस्तार होता है, प्रयोग क्षेत्र में विस्तार होता है, कुशलता में भी
विस्तार होता है। तो शिक्षण में जितना हम जानते हैं, जैसे जैसे प्रयोग करेंगे, जैसे जैसे कुशलता आएगी, वैसे वैसे इस क्षेत्र में भी विकास होगा। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया। अगला बिंदु है शिक्षण एक संप्रेषणात्मक प्रक्रिया है। मित्रों, संप्रेषण का अर्थ जो है, संप्रेषण जब भी दो व्यक्तियों के मध्य किसी भी सूचना का आपस में आदान प्रदान होता है, इसको संप्रेषण की प्रक्रिया कहते हैं। संप्रेषण के लिए कुछ तत्वों का होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम तथ्य जो है वो सूचना है। फिर सूचना को हम एनकोड करते हैं। एनकोड करते हैं अर्थात अपने तरीके से उसको क्रमबद्धता प्रदान करते हैं। फिर उसको किसी न किसी माध्यम को अपनाते हैं। माध्यम जैसे मोबाइल हो, या स्वयं आवाज लगा के हम बोल दें, या फिर किसी भी अन्य लिखित रूप से, मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से, ये किसी माध्यम को अपनाते हैं। माध्यम के द्वारा एक जो संदेश प्राप्त करता है वहां तक पहुंचाते हैं। वो संदेश को प्राप्त करता है और फिर फीडबैक देता है, अपनी प्रतिपुष्टि देता है कि हाँ, हमने संदेश को प्राप्त कर लिया। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, संदेश वाहक से लेकर के और संदेश प्राप्त करने वाले तक और वापस उसकी प्रतिपुष्टि तक, इस संपूर्ण प्रक्रिया को संप्रेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी है कि शिक्षण की प्रकृति में एक संप्रेषणात्मक प्रक्रिया का जो है चयन किया, संप्रेषणात्मक प्रक्रिया का अधिग्रहण किया जाता है। शिक्षण हमेशा अध्यापक वहां पर सूचनादाता के रूप में होता है, या जो कोई भी है व्यक्ति बताने वाला, और छात्र वहां पर संग्राहक के रूप में होता है। इन दोनों के मध्य कई प्रकार के विधियों का, प्रविधियों का, अप्रोच जो आपने सुना, इन अप्रोचेस का उपयोग करके हम संग्राहक तक अर्थात छात्र तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। इसीलिए शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो एक संप्रेषणात्मक प्रक्रिया है। अगली शिक्षण की प्रकृति है कि शिक्षण एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। हमने कल भी जिक्र किया था जब शिक्षण का हम अर्थ जान रहे थे कि शिक्षण में औपचारिकता का होना अनिवार्य है। तो आमने सामने से तात्पर्य है छात्र और अध्यापक इन दोनों का एक दूसरे के सामने होना, एक दूसरे के आमने सामने होना, फेस टू फेस हमेशा टीचिंग के लिए नेसेसरी है। शिक्षण के लिए हमेशा आमने सामने होना अनिवार्य है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप किताबों से पढ़ते हैं, समाचार पत्रों से पढ़ते हैं, टीवी में सुन करके देखते हैं, या स्वयं ऑनलाइन आप लेक्चर सुन लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो स्पष्टता आपको कक्ष में होती होगी, वह स्पष्टता कभी भी इन तमाम माध्यमों से नहीं हो सकती है। इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए हमेशा। इसीलिए अध्यापक की शैली भले वह कैसे भी कहीं भी पढ़ाए, लेकिन आमने सामने पढ़ाने वाली जो शैली होती है वो सर्वोत्कृष्ट होती है। आई कांटेक्ट के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें हम समझते हैं, भाव भंगिमाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम समझ लेते हैं। इसलिए कभी भी चाहे ऑनलाइन टीचिंग हो, या हम रिकॉर्डेड सामग्री पढ़ें, या लिखित मुद्रित सामग्री पढ़ें, लेकिन इन सब से बेहतर और सर्वोत्कृष्ट होती है आमने सामने बैठ करके कक्ष का शिक्षण। और शिक्षण की प्रकृति क्या है? शिक्षण हमेशा आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। जब इसी को हम फॉलो करेंगे तब उसमें हमें उत्कृष्टता मिलेगी, उत्कृष्टता दिखाई देगी। अगला बिंदु है शिक्षण एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। मित्रों, बहुत सारी बार आपने सुना होगा एक दूसरे से कहते हुए, जब किसी से आप 4-5 साल के बाद मिली तो अक्सर लोग कहते हैं अरे तुम बहुत बदल गए, अब पहले जैसे नहीं रहे। यह वास्तविकता भी है। बहुत सारी चीजें, जैसे शिक्षा आजीवन चलती रहती है, वैसे ही हम फेस टू फेस मिल करके कई बार कहीं और कई परिस्थितियों में दूसरे से सीखते भी रहते हैं। तो शिक्षण का यह भी एक प्रकृति है कि यह इसमें सुधार होता रहता है। जितना जैसा हम जानते हैं, आने वाले समय में हमारे कार्यशैली में, हमारे करने की पद्धति में, हमारी अभिव्यक्ति में, हमारे प्रयोग सामर्थ्य में, सब में सुधार होता जाएगा। हम जैसे कुछ दिन पहले एक नई कोई भाषा सीखें और हम लिखना शुरू करते हैं, या कोई नया विषय हम पढ़ें, उसमें समझना शुरू करते हैं, या नई कक्षा में हम एडमिशन ले लें,
पढ़ना शुरू करते हैं तो देखे होंगे आप, शुरू के कुछ दिन के बाद के कुछ दिन हमें ज़्यादा बेहतर अनुभूति होती है। पहले जो चीज़ें होती हैं उसमें कई चीज़ें सुधार होती हैं, हमें लगता है कि हमने यहाँ पर आने के बाद ये चीज़ें, हमारे बोलने में सुधार हुआ, उच्चारण शैली में सुधार हुई, अभिव्यक्ति में सुधार हुई, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में, क्रियाकलाप में, सब में सुधार हुआ। तो शिक्षण की यह भी एक प्रकृति है। शिक्षण की प्रक्रिया सुधारात्मक प्रक्रिया है। अगला बिंदु है शिक्षण निर्देशनात्मक प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षण में निर्देशन निहित होता है। निर्देशन से तात्पर्य यहाँ गाइडेंस से है। गाइडेंस और काउंसलिंग शब्द आपने बहुत बार सुना हो। तो शिक्षण में हमेशा निर्देशन निहित होता है। इसीलिए जब हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, शिक्षा और शिक्षण में अंतर कर रहे थे, तो शिक्षण को हमने औपचारिक माना था। औपचारिक क्यों माना था? क्योंकि इसमें निर्देशन का होना अनिवार्य है। अनौपचारिक शिक्षण पद्धति में जैसे हम समाचार से कुछ चीज़ें, कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, शिक्षा तो मिलती है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्या ग्राह्य है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इसमें हम फर्क नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा समय हमारे लिए तात्कालिक आवश्यकता जो चीज़ें हैं उसको नहीं दे पाते हैं, और बाद की या आजीवन में जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर हम दे देते हैं। यद्यपि ज्ञान कभी भी निरर्थक नहीं होता है, मैं यह नहीं कहता कि सारी बातें उसमें निरर्थक हैं, किंतु तात्कालिक आवश्यकता अनुसार हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उन चीज़ों को छोड़ करके हम दूसरी चीज़ों का संग्रहण भी कर लेते हैं। जबकि निर्देशक के रूप में एक अध्यापक की जब उपस्थिति होती है तो वह हमें बताता है कि किस किताब से, किस पत्र से, किस संदर्भ ग्रंथ से हमें कौन सा अंश कितनी मात्रा में क्यों स्वीकार करना है। इसलिए शिक्षण, उसके निर्देशन से ही यह शिक्षण की पद्धति जो है परिपुष्ट होती है। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया एक निर्देशनात्मिका प्रक्रिया है। इसमें निर्देशन का होना अनिवार्य है। अगला बिंदु है शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय का तात्पर्य है तीन ध्रुव जहाँ पर हों, तीन आधार का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जब हम औपचारिकता का सन्निवेश किए थे तो कहे थे कि छात्र और अध्यापक दोनों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति होगी। इन दोनों के अलावा तीसरा जो बिंदु है वो है पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु का होना भी अनिवार्य है शिक्षण में। जब भी छात्र और अध्यापक के मध्य कोई अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया में छात्र और शिक्षक, इन दोनों के बीच में एक वस्तु हमेशा रहती है पाठ्य वस्तु के रूप में। कोई कंटेंट होगा, कोई विषय वस्तु होगी जिस पर इन दोनों का आपस में परिचर्चा होगा। इसके होने से ही ये शिक्षण की सफलता होगी। अर्थात जब तक बिंदु नहीं होगा, आधार नहीं होगा, तब तक ये दोनों आपस में परिचर्चा करेंगे किस विषय में। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें तीन ध्रुव हैं, अध्यापक, छात्र और पाठ्य वस्तु। तो प्रकृति के अनुसार इसकी प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। मैं समझता हूँ कि आप अब तक शिक्षण का अर्थ जानने का प्रयास किए होंगे, और ये जो शिक्षण की प्रकृति हुई, इस प्रकृति के आधार पे आप शिक्षण का अर्थ और भी स्पष्टतापूर्वक जान पाए होंगे। आपके कोई संदेह रहते हैं या फिर कोई जिज्ञासा है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे हमें समय मिलेगा और या हम देखेंगे तो हम उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। इससे आगे की बिंदुओं के विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी।